हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन जियो विद उमाशंकर गौड़ यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। यह सिद्धांत महाद्वीपों की वर्तमान स्थिति को पूर्ण रूप से तो समझाने में सक्षम नहीं है, लेकिन इसने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का आधार बनकर बहुत ही अच्छा कार्य किया। इस सिद्धांत ने हमें महाद्वीपों की स्थिति को समझने में काफ़ी हद तक मदद की और वैज्ञानिकों को नए तरीके से सोचने का एक रास्ता उपलब्ध करवाया था। इसलिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भूगोल में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत उसी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की ओर। आइए सबसे पहले कि ये सिद्धांत दिया किसने और किस प्रकार इसका विकास हुआ। तो इसकी विकास यात्रा की ओर चलें तो 1858 ईस्वी में, कितने में, 1858 ईस्वी में सर्वप्रथम एंटोनियो स्नाइडर नामक एक वैज्ञानिक हुए जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने महाद्वीपों के प्रवाहित होने की संभावना का एक विचार प्रस्तुत किया। केवल इन्होंने एक सुझाव दिया, कोई वैज्ञानिक आधार पर इन्होंने कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किए। और क्योंकि संसार जो है, मनुष्य जो है, वो बिना तथ्य के किसी बात को नहीं मानता, और एंटोनियो ने ऐसा कोई तथ्य या वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए इनकी इस बात को क्या कर दिया गया? नकार दिया गया। इस संभावना को पूर्ण रूप से नकार दिया गया। लेकिन असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जब ये सुझाव इन्होंने दिया तो नकार तो दिया लोगों ने, वैज्ञानिकों ने नकार दिया उसे, लेकिन हुआ क्या? ये विचार तो आ गया, और मनुष्य के दिमाग में अगर एक बार कोई विचार आ जाए तो वो उसको नकार भी दे तो भी उसके मन में चलता रहता है कि यार अगर ये गलत है तो शायद कुछ तो होगा जिससे मैं इसे समझ पाऊँ। तो इस ओर आगे विकास होना आरंभ हो गया, और 1910 में टेलर ने इसके बारे में एक अवधारणा दी और उन्होंने कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए। उन्होंने विश्व के जो पर्वत थे उनको बताया कि जितने भी मोड़दार पर्वत हैं, ये अगर सारे महाद्वीपों को आपस में जोड़ते तो ये एक लाइन में आ जाएंगे। क्षैतिज स्थानांतरण को मोड़दार पर्वतों की व्याख्या के क्रम में इन्होंने प्रस्तुत किया कि ये कभी ना कभी जुड़े हुए थे, क्योंकि सभी पर्वत आपस में जुड़ जाते हैं अगर इनको आपस में जोड़ दें तो। इसलिए टेलर ने भी एक विचार प्रस्तुत किया, लेकिन यह भी पूर्ण रूप से कठोर या संतुष्ट करने वाले तथ्य प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुए। और जब तथ्य अच्छे नहीं होते हैं तो सिद्धांत मान्य नहीं होता। अब इन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाते हुए 1912 में वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत दिया। 1912 में इन्होंने इस सिद्धांत की रचना की और 1915 में इन्होंने अपने इस सिद्धांत की पूर्ण रूप से क्या कर दी? विवेचना की। इन्होंने विस्तार से इसके बारे में बताया कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, और इसके पक्ष में इन्होंने अनेकों तथ्य भी प्रस्तुत किए। इसीलिए यह सिद्धांत आधुनिक भूगोल में महाद्वीपीय विस्थापन को समझने में बहुत अधिक मदद करने वाला साबित हुआ, और इसने वैज्ञानिकों को एक नई राह प्रदान की। आइए बात करते हैं इन्होंने किस प्रकार इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वेगनर का मानना था कि कार्बोनिफेरस युग, हमने भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के विकास यात्रा को विभिन्न कालखंडों में, विभिन्न युगों में बांटा है। उनमें से वैज्ञानिक ने बताया कि कार्बोनिफेरस युग में संसार के सभी महाद्वीप जो हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक स्थलखंड के रूप में थे जिसे उन्होंने क्या कहा? पेंजिया। किस नाम से संबोधित किया? पेंजिया, अर्थात एक पंजे के रूप में थे। और पेंजिया में विभाजन कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ हुआ और महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप पेंजिया के विखंडन स्वरूप ही हमारे सामने आया। और इन विखंडित स्थलखंडों का प्रभावित होकर अलग होना वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। वेगनर के अनुसार
पेंजिया के चारों ओर एक जल क्षेत्र था। पेंजिया, मान लो ये अपना पेंजिया है और इसके चारों ओर जल था। क्या था? जल था। यह तो हो गया अपना पेंजिया, और यह चारों ओर हो गया पैंथलास। आगे अपन मानचित्र देखेंगे, अभी टॉपिक के साथ में एक जगह क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया है। आगे देखिए मानचित्र, ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा भाग ये स्थलखंड है। क्या है? ये स्थलखंड है पूरा, जिसे हमने कहा है पेंजिया। इसमें देखिए अलग अलग नाम दिए हुए। ये ऊपर यूरेशिया, कौन सा है? ये यूरेशिया। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, अटलांटिका, ऑस्ट्रेलिया। अभी देखिए इसमें देखकर आप जान रहे होंगे कि भारत अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया व अफ्रीका के साथ क्या था? बीच में जुड़ा हुआ था। लेकिन आज कहाँ पर है? आज भारत इस स्थान पर है। कहाँ पर है? इस स्थान पर है भारत आज। कैसे आया यहाँ पर? इसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छे तथ्य प्रस्तुत किए। बहुत ही सुंदर तरीके से वेगनर ने अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। आगे देखिए, ये 4 कालखंडों में हमने विश्व के मानचित्र को दर्शाया है। देखिए ये पेंजिया के रूप में फिर विस्थापन हुआ, और ये ऊपर बन गया आपके लारेशिया, और ये नीचे गोंडवाना लैंड। हम इस गोंडवाना लैंड के भाग हैं। भारत जो है वो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। और ये बीच में जो एक भूसन्नति बनी अलग, इससे हमने बोल दिया 33 सागर। और इसी 33 सागर के विक्षेपों के वलन से क्या बना? हिमालय पर्वत बना, और राजस्थान का विशाल थार का मरुस्थल बना। इसलिए हमारे राजस्थान के पश्चिमी भाग में बड़ी मात्रा में खारे पानी की झीलें पाई जाती है। अब ये देखिए धीरे धीरे ये उत्तरी अमेरिका इधर खिसक रहा है, दक्षिणी अमेरिका इधर खिसक रहा है। ये खिसकते हुए इधर आ गया, धीरे धीरे ये अलग होते जा रहे हैं। ये भारत इनसे टूटकर ऊपर की ओर गति कर रहा है और यहाँ आकर टकराएगा, और टकराने से जो ये भूसन्नति बनी हुई है बीच में 33 सागर, ये खत्म हो जाएगी और क्या बन जाएगा? हिमालय पर्वत। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये यहाँ से अलग होकर इस तरफ गति कर रहा है, दक्षिण अमेरिका इधर गति कर रहा है, और ये नीचे की ओर अपने स्थान पर स्थिर है। तो ये अलग अलग कालखंडों में विश्व की स्थिति। अब इन्होंने जो 2 बल बताए, वेगनर ने कहा कि महाद्वीपों का विस्थापन जो है वो 2 बलों के कारण हुआ। पहला बल था ज्वारीय बल, कौन सा? ज्वारीय, और दूसरा प्लवनशीलता बल। पहले बात करें हम ज्वारीय बल की। ज्वार किसे कहते हैं? ज्वार होता है कि समुद्र के जल का नियतकालिक ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। और ये नियतकालिक ऊपर क्यों उठता है? सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके कारण? सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के समुद्रों का जल, महासागरों का जल नियतकालिक ऊपर उठता है, और इसे ऊपर उठाने में जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? ज्वारीय बल। वेगनर ने इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल माना, और उन्होंने बताया कि पुरातन काल में, कार्बोनिफेरस युग में, चंद्रमा का जो घूर्णन है वो तीव्र रहा होगा। और अगर वो घूर्णन तीव्र होगा, क्या कहा है कि चंद्रमा की घूर्णन गति कैसी रही होगी? तीव्र रही होगी। और अगर कोई चीज़ तीव्र घूमती है तो उससे उत्पन्न होने वाला बल भी क्या होगा? अधिक उत्पन्न होगा। तो उसने बोला है कि जब चंद्रमा तेज गति से घूमा तो उसके द्वारा जो उत्पन्न ज्वारीय बल है वो भी प्रबल रहा, और वो प्रबल होने की वजह से पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसमें उसने बाधा उत्पन्न कर दी। क्या उत्पन्न कर दी? बाधा उत्पन्न कर दी। और इस बाधा उत्पन्न होने की वजह से इसके घूर्णन में विस्थापन की क्रिया हो गई। कैसे हुई? कि महाद्वीपीय या स्थलखंड जो थे वो पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने में सक्षम नहीं हुए इस बाधा की वजह से, और वो पीछे छूट गए। कहाँ छूट गए? पीछे की ओर रह गए, और पृथ्वी का शेष भाग जो जलमंडल था वो आगे चला गया, जिससे महाद्वीपों का विस्थापन किधर हो गया? पश्चिम की ओर हो गया। यह ज्वारीय बल की वजह से हुआ कि स्थल भाग जो है वो कहाँ रह गया? पश्चिम की तरफ विस्थापित हो गया। दूसरा है प्लवनशीलता बल या गुरुत्व बल।
प्लवनशीलता बल क्या होता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं प्लवनशीलता या उत्प्लावन बल। जैसे रॉकेट जब रॉकेट सेंटर से पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में जाता है तो उसे जिस बल की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं प्लवन बल या उत्प्लावन बल। वैगनर का यह मानना था कि जितने भी स्थलखंड है वो किसके बने हुए हैं, कम घनत्व वाले सियाल के बने हुए हैं। और ये सियाल का जो घनत्व वो कैसा है, कम है। और ये अधिक घनत्व वाले किस पे तैर रहे हैं, सीमा पर। सियाल और सीमा दो हैं, तो सियाल तो क्या है, स्थलखंड, और सीमा जलमंडल के अंदर का भाग है। तो उसके ऊपर ये सियाल क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से गति कर रहे हैं। और इनके ऊपर गुरुत्व बल व प्लवनशीलता बल का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। और ये दोनों बल क्या करते हैं, एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। कैसा कार्य करते हैं, विपरीत कार्य करते हैं। परंतु पृथ्वी का आकार गोलाकार नहीं है, सब जगह से समान नहीं है। पृथ्वी गोलाकार नौकर कैसी है, अंडाकार है। और अंडाकार होने की वजह से ये बल जो हैं पूर्ण रूप से या प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के विपरीत कार्य नहीं करते। और ये निर्भर किस पे कर जाते हैं कि प्लवनशीलता का जो बिंदु है वो अगर गुरुत्व केंद्र के नीचे होगा, मान लो ये गुरुत्व केंद्र और ये प्लवनशीलता बिंदु है, ये गुरुत्व केंद्र के अगर नीचे होगा तो महाद्वीपों का जो विस्थापन है वो किधर हो जाएगा, भूमध्य रेखा की ओर हो जाएगा। और दो ही प्रकार के विस्थापन वैज्ञानिक ने बताए। पहला पश्चिम की ओर, वो किससे साबित होता है, इस ज्वारीय बल से। और भूमध्य रेखा की ओर वो किससे साबित होता है, प्लवनशीलता बल से। एक बार वापस पीछे के मानचित्र की ओर चलते हैं अपन। इधर देखिए कि यह जो महाद्वीप है, यह जो भाग है विश्व का, इसने किधर गति की, पश्चिम की ओर। किधर गति की, पश्चिम की ओर। तो इनके लिए उत्तरदायी बल कौन सा हो गया, प्लवनशीलता बल हो गया। और अफ्रीका लगभग अपनी जगह पर रहा, इसने कोई गति नहीं की, लेकिन भारत ने भूमध्य रेखा की ओर गति की। तो ये कौन सा बल हो गया, प्लवनशीलता बल। और ये ज्वारीय बल, ज्वारीय बल की ओर पश्चिम की ओर विस्थापित हो गया और भूमध्य रेखा की ओर विस्थापित हुआ प्लवनशीलता बल के कारण। अब आगे देखिए, इसका उत्तरी भाग तो क्या कहलाया, लारेशिया, और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। लारेशिया को हम अंगारा लैंड के नाम से भी जानते हैं। बीच का भाग, जो बीच में भूसन्नति बनी, जब ये दोनों ऊपर नीचे हुए तो बीच में जो भूसन्नति बनी उसका नाम हुआ थेतिस सागर। जुरेसिक काल में गोंडवाना लैंड का फिर से विभाजन हुआ। अब विभाजन क्या हुआ कि अफ्रीका से मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका व दक्षिण अमेरिका महाद्वीप अलग होने लगे। और इस ज्वारीय बल की वजह से प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड से अलग होकर प्रवाहित हो गए। इस समय उत्तरी व दक्षिण अमेरिका ज्वारीय बल के कारण पश्चिम में प्रवाहित हो गए। पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने के क्रम में सीमा का रुकावट आ गया, और रुकावट की वजह से दो पर्वत श्रृंखलाएं, रॉकी व एंडीज पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। ये देखिए, ये इस तरीके से दक्षिण अमेरिका है, ये इस तरफ गति कर रहा है ना। तो यहां पर बाधा उत्पन्न हो गई, और बाधा उत्पन्न होने की वजह से वलन पड़ने लगा। ये धक्का मारेगा, प्लेटें एक दूसरे के नीचे खिसकेगी और वलन पड़ेंगे। वलन पड़ने से ये एंडीज व रॉकी पर्वत श्रृंखलाओं का उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका में क्या हुआ, निर्माण हुआ। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण हिंद महासागर तथा दोनों अमेरिकी महाद्वीपों के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने से बीच में कौन सा ऐसा आकार का अटलांटिक महासागर निर्मित हुआ। आर्कटिक सागर तथा उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण महाद्वीपों के उत्तरी ध्रुव से हटने के फलस्वरूप हुआ, क्योंकि ये जितने भी महाद्वीप थे इन्होंने भूमध्य रेखा की ओर गति की, जिससे उत्तरी ध्रुव क्या हो गया, खाली हो गया। और वहाँ खाली होने की वजह से कौन सा महासागर बन गया, आर्कटिक सागर, और उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण हुआ। कई दिशाओं में महाद्वीपों के विस्थापन की वजह से जो पैंथलॉसा एक विस्तृत महासागर था वो घटकर क्या हो गया,
छोटा हो गया और 4 महासागरों में विभाजित हो गया, अर्थात संकुचित हो गया। ये देखिए इस मानचित्र के अंतर्गत ये ऊपर का भाग जो है ये पूरा का पूरा लारेशिया और ये नीचे का भाग गोंडवाना लैंड, इसे हम अंगारा लैंड भी कहते हैं। और ये बीच की जो भूसन्नति है यह है आपके थेटिस सागर, जो आगे चलकर हिमालय व थार के मरुस्थल के निर्माण का कारक बनी। अब इसके पक्ष में इन्होंने क्या प्रमाण दिए कि वैगनर के अनुसार आरंभ में सभी स्थलीय भाग पेंजिया के रूप में थे, ये पीछे हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन क्या केवल कहने मात्र से लोग मान लेंगे क्या? मैंने कह दिया कि भाई पहले पेंजिया था, बाद में टुकड़े हो गए, फिर ऐसा हुआ भारत तो दक्षिण से उत्तर की ओर आया, टकराया, तिब्बतन प्लेट से टकराया और हिमालय बन गया। इधर ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूर्व की ओर चला गया, अंटार्कटिका नीचे चला गया और दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर चला गया। मान लेंगे क्या लोग? नहीं मानेंगे। इस बात को मनाने के लिए क्या करने पड़ेंगे? कुछ तर्क प्रस्तुत करने पड़ेंगे, कुछ वैज्ञानिक तथ्य पेश करने पड़ेंगे। और वैगनर महोदय ने ऐसा किया, उन्होंने तथ्य प्रस्तुत किए। उन्होंने क्या बताया कि अटलांटिक महासागर के दोनों तट जो हैं उनको जब हम देखते हैं तो वो आपस में ऐसा लगता है कि इनको अगर हम फिट करें तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। जिक्सा पजल आपने खेला होगा, तो जिक्सा पजल में जब हम ऐसे जोड़ते हैं कि जिक्सा पजल इस प्रकार के आते हैं ना, आप सभी जानते हैं जिक्सा पजल के बारे में। इस तरीके से एक पजल गेम आता है, इधर जो होगा अब अगर हम इसको इधर लेके जाएं तो ये इसमें फिट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? जिग्सा पजल। तो ऐसा ही हम जब इनको देखते हैं, दक्षिण अमेरिका और गिनी की खाड़ी को, ये दक्षिण अमेरिका और ये अफ्रीका, यह जो भाग है देखिए, दक्षिण अमेरिका का ये भाग इस तरीके से उभार लिए हुए है और अफ्रीका का ये भाग अंदर की तरफ है, जैसा मैंने आपको यहाँ पर जिग्सा पजल में दिखाया। तो इस प्रकार से इनमें साम्यता दिखाई देती है कि हम इन्हें आपस में कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं आपस में। और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तटों से जोड़ा जा सकता है। देखिए पीछे के मानचित्र में हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यह भाग यहाँ से निकल कर अलग हो रहा है, यहाँ से अलग हो रहा है और वापस इनको जोड़ा भी तो जा सकता है यहाँ पर लाके, है ना। तो ये आपस में जोड़े जा सकते हैं। अब अगला प्रमाण क्या है कि उन्होंने कहा कि भौगोलिक प्रमाणों के आधार पर अटलांटिक महासागर के दोनों तटों के कैलिडोनियन तथा हर्सिनियन पर्वत क्रमों में समानता पाई जाती है। दोनों तो पर्वत क्रम है, इनको आपस में जोड़ा जा सकता है, ये एक संरेखक हो सकते हैं। दूसरा, दक्षिण अटलांटिक महासागरों के तट पर स्थित अफ्रीका व ब्राजील की संरचना और चट्टानों में भी समानता पाई जाती है। ये कहा जाता है कि अफ्रीका की जो स्वर्ण खदानें हैं, अफ्रीका की जो स्वर्ण खदानें हैं उनमें तो सोना पाया जाता है, लेकिन इनके जो प्राचीन रूप थे, इनकी मूल चट्टानें जो थी वो ब्राजील का जो तट है, गिनी की खाड़ी, वहाँ पर सिराओं के रूप में पाई जाती है। यह आपस में मिलाने पर ऐसा लगता है कि ये कभी आपस में जुड़े हुए थे, क्योंकि ब्राजील के तट पर अफ्रीका की स्वर्ण खदानों में पाए जाने वाले चट्टानों के रूप पाए जाते हैं, वहाँ पर जीवाश्म के रूप में वहाँ की चट्टानें भी पाई जाती हैं जो समानता प्रदर्शित करती हैं। इसलिए वैगनर ने इसको साबित करने का प्रयास किया। दूसरा, उन्होंने बताया कि दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तथा अफ्रीका के पश्चिमी तटों का गहन अध्ययन करने पर यह प्रमाणित हो जाता है कि दोनों ही तटों में जो स्वरूप है वो पर्याप्त रूप से समानता लिए हुए है, इनमें कोई भी डाउट नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा भारत, दक्षिण अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में लसोप्टेरिस वनस्पति, एक प्रकार की वनस्पति है जिसके जीवाश्म पाए जाते हैं, उसे देखकर भी ये प्रमाणित होता है कि ये भाग कभी आपस में जुड़े हुए थे और इन पर समान प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे ये देखिए, ये एक साम्यता के रूप में इन्होंने जो जो चीज़ें दिखाई, ये एक वनस्पति का रूप है, ग्रीन वाला जो है, ये देखिए साउथ अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है, भारत में भी है, अंटार्कटिका में भी है और ऑस्ट्रेलिया में भी है, सब जगह ये वनस्पति पाई जाती है। ऐसे ही ये सरीसृप हैं
जो कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में पाए जाते हैं, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। ऐसे ही लारेशिया में भी है, एक लेमिंग्स नाम का पशु है जो यूरोप से एक विशेष प्रकार की ऋतु में गमन करता है और अंटार्कटिक महासागर में जाकर गिर जाता है, जिसके आधार पर वैज्ञानिक ने ये बताया कि ये जंतु उस क्षेत्र की तलाश में जाता है जहाँ से ये पुरातन काल में जाता रहा होगा, जिससे भी ये प्रमाणित होगा कि कभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए रहे होंगे। इसके अलावा साइबेरियन सारस भारत में प्रवास के लिए आते हैं, तो उससे भी ये लगता है कि ये सभी आपस में क्या है, जुड़े हुए रहे हैं। ये पशुओं का जो प्रवास है, इसका उदाहरण भी वैगनर महोदय ने अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए दिया है। अब आती है इसकी आलोचना। अगर कुछ करेंगे तो ये थोड़े कि सभी हमारा हौसला अफजाई ही करेंगे, कुछ लोग आलोचना भी करेंगे। और जब वैज्ञानिक तथ्यों की बात हो तो वैज्ञानिक अधिकांशतः एकमत नहीं होते हैं। पिछले वीडियो में जैसे हमने पढ़ा था साम्यावस्था सिद्धांत, दोलन सिद्धांत, तो ये एक दूसरे के विरोधाभासी सिद्धांत ही तो थे सबके सब। बिग बैंग का सिद्धांत, क्योंकि वैज्ञानिक कभी एकमत नहीं हो पाते, वे अपने दिमाग के अनुसार आगे कुछ नया सोचने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि उसको पूर्ण रूप से नकार देते हैं, वे उससे भी जो अच्छी चीज़ें उनको ग्रहण करके अपना सिद्धांत प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। जैसे आगे का प्लेट विवर्तन के सिद्धांत जो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उसका मूल आधार ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ही है। लेकिन उस सिद्धांत के प्रतिपादन में इस सिद्धांत की कई कमियों को भी प्रकट किया गया, लेकिन इस सिद्धांत को अपनाया भी गया। जैसे इस सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना जो है वो इसकी प्रवाह की शक्तियों के संदर्भ में हुई। अब देखिए जैसे पल्लवन बल। अब पल्लवन बल के अंतर्गत क्या है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर धकेलने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उससे हम पल्लवन बल कहते हैं। अगर वो बल प्रवाह में होता तो पृथ्वी बिखर जाती, टुकड़ों में अंतरिक्ष में चली जाती, तो ऐसा संभव नहीं है। देखिए वैज्ञानिक ने जिन बलों को महाद्वीप के प्रवाह के लिए उत्तरदायी बताया वह उपयुक्त नहीं है। और ज्वारीय बल इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि वह महाद्वीपों के एक बड़े खंड को दूसरी दिशा में रोक दे कि आगे नहीं बढ़ना तेरे को, या एक दिशा में प्रवाहित कर दे। ज्वारीय बल में इतना बल नहीं हो सकता। अगर इतना होता तो आज भी लगातार ये होता रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले उन्होंने कहा कि सियाल सीमा पर बिना रुकावट हुए तैर रही है, जब अपन पढ़ के आए, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि चंद्रमा के गुरुत्व बल की वजह से ज्वारीय बल उत्पन्न हुआ, जिससे सीमा ने सियाल के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न की, जिससे रॉकी और एंडीज पर्वत बने। तो ये दो विरोधाभासी बातें उन्होंने स्वयं अपने सिद्धांत में कर दी। जब खुद ने ही एक पॉइंट छोड़ दिया, लूज पॉइंट अपने सिद्धांत में, तो लोग तो मुद्दा उठाएंगे, लोग उस बात को खींचेंगे, क्योंकि लोग तो तैयार रहते हैं एक दूसरे की टांग खींचने के लिए, और थोड़ा सा कोई लूज पॉइंट मिले और पकड़ के टांग खींच लेते हैं। तो यही हुआ वैगनर महोदय के साथ। उन्होंने एक लूज पॉइंट छोड़ दिया। एक जगह तो लिख दिया कि सियाल सीमा पर निर्बाध रूप से स्वतंत्र तैर रहा है, और दूसरे तथ्य में लिख दिया कि सीमा में रुकावट उत्पन्न होने की वजह से उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में रॉकी व एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। वैगनर ने उस बल के बारे में भी नहीं बताया जिससे कार्बोनिफेरस युग से पहले पेंजिया स्थिर अवस्था में था, क्योंकि चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी ये तो ब्रह्मांड के आरंभ से ही हैं, और जब आरंभ से हैं तो ये गुरुत्व बल भी आरंभ से ही है, और गुरुत्व बल आरंभ से है तो ज्वारीय बल भी आरंभ से ही है। तो फिर कार्बोनिफेरस युग से पहले ये पेंजिया स्थिर कैसे रह गया, उस समय क्यों नहीं टूटा? इसको समझाने में वैगनर क्या रहे, असफल रहे। इसके अलावा अटलांटिक तटों के आकार की एकरूपता पर वैगनर ने जितना जोर दिया वास्तव में वह उस हद तक सही नहीं है। माना कि देखने में ये लगता है कि हम इन्हें आपस में जोड़ सकते हैं, लेकिन जब भूगर्भिक बनावट चेक करें, गहराई में जाकर इनका अध्ययन करें, तो ये पूर्ण रूप से मेल नहीं खाती। इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी वैगनर के इस सिद्धांत ने महाद्वीपों के प्रवाह की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया, वैज्ञानिकों को एक नया मार्ग प्रदान किया कि हमें इस ओर सोचना चाहिए।
इन्होंने प्रवाह तो बता दिया, गलत तो केवल इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए बल ही तो थे, तो हमें केवल उस बल के बारे में जानना था कि वो कौन सा बल है जिसकी वजह से ये प्रवाह हुआ। उन्होंने पश्चिमी प्रवाह और भूमध्य रेखीय प्रवाह दोनों बताए, और सही मायने में ये दोनों हुए हैं, जिसका प्रमाण आज भी देखने के लिए मिलता है। ग्रीनलैंड की स्थिति का जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि ग्रीनलैंड प्रतिवर्ष उत्तरी अमेरिका की ओर विस्थापित हो रहा है, अर्थात पश्चिम की ओर विस्थापित हो रहा है, और इंग्लैंड से लगातार उसकी दूरी बढ़ती चली जा रही है। तो इससे विस्थापन को तो बल मिलता है कि वैज्ञानिक ने जो विस्थापन की बात की वो काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि ग्रीनलैंड को लेकर उसे समझा जा सकता है। इसके अलावा 2016 के अंदर जो भूकंप आया था नेपाल में, जिसमें पशुपतिनाथ मंदिर भी खंडित हुआ, उस दौरान विस्थापन की क्रिया ही तो हुई। भारत जो है वो पुनः उत्तर की ओर विस्थापित हुआ और उसने तिब्बतन प्लेट को टक्कर मारी, जिससे हिमालय का जो उच्चतम बिंदु है एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई 8,848 थी, वो बढ़कर 8,850 मीटर हो गई। तो ये भी तो एक विस्थापन का ही भाग है, इसलिए इसे पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता। आगे इसी पर आधारित प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत ने जन्म लिया, और वर्तमान में प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत है महाद्वीपों के विस्थापन को समझाने हेतु। तो कल के वीडियो में हम बात करेंगे प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।